तो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज है आपकी 25 जून। तो आज का करंट अफेयर्स अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये अपना चैनल है और यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल की और टेलीग्राम चैनल की आपकी लिंक भी यहीं पर डाल दी गई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक घेतली। इस ठीक है, बैठक हुई है। तो ये इस बृहद रिफाइनरी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन वर्तमान में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसमें है आपके ये HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL। ठीक है, तो अभी बैठक हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कुछ डिटेल हम पढ़ना चाहें तो थोड़ी बहुत डिटेल है कि मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर के पचपदरा में बन रही इस रिफाइनरी को राजस्थान का ग्रोथ इंजन और देश की ऊर्जा सुरक्षा का बहुत ही मजबूत स्तंभ बताया है। सरकार की सख्त मॉनिटरिंग के बाद रिफाइनरी की आधी दर्जन से अधिक यूनिट सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और कई पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का ट्रायल व कमर्शियल उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निकट भविष्य में इस पूरे कॉम्प्लेक्स का भव्य शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो पहले अपने मोदी जी आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे एक दिन पहले ही इसमें आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो इस वजह से उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अब दोबारा वो आ रहे हैं और शायद 4 जुलाई के आसपास आएंगे। हाँ देखो ये आ गया अपना, उस दिन बहुत सारे काम करके जाएंगे वो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के किस नए रूट या फेज का शिलान्यास किया जाना तय हुआ है? तो आपका आएगा मेट्रो फेज 2, जो कि प्रहलादपुरा से लेकर के और आपके पिंजरापोल गौशाला तक है। इसका शुभारंभ करेंगे वो। ठीक है, शिलान्यास करेंगे। और इसमें थोड़ी सी अगर डिटेल हम बात करें तो जयपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मेट्रो फेज 2 के प्रथम खंड का शिलान्यास किया जाएगा और लगभग इसमें राशि बात कर 1300 करोड़ से अधिक है। और इसमें और क्या है कि साथ ही नगर निगम में शहर में पहली बार आधुनिक कचरा प्रबंधन हेतु 5 अत्याधुनिक मैकेनिकल लीटर पिकर मशीनें भी सड़कों पर उतारी गई हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर मेट्रो जो फेज 2 है सीतापुरा से लेकर के और सीकर रोड टोडी के तकनीकी मानकों और रूट विवरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है आपका कि इस संपूर्ण उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की कुल लंबाई 41 किलोमीटर होगी, जिसे आगामी 5.5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। हाँ, 5.5 वर्षों में इसको पूरा करेंगे। तो और ये लंबाई भी लगभग इतनी है। इसके प्रहलादपुर से लेकर पिंजरापुर गौशाला वाले प्रथम खंड में कुल 36 स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। हाँ 36 स्टेशन है, ज़्यादा ठीक है, इतना तो याद नहीं रख सकते कि 36 हैं कितने, लेकिन ठीक है इतना याद रख सकते हो कि प्रहलादपुर से लेकर पिंजरापुर तक है। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट इसके दोनों ही सही हैं, तो इसमें लिख भी रखा है दोनों स्टेटमेंट सही है। और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ कुछ है कि हाँ, तो ये पूर्णतः अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा। तो इसका जो दूसरा जोन है, हाँ इसका दूसरा जोन देखो, पहला जोन तो आपको यहीं से प्रहलादपुर से पिंजरापोल तक, दूसरा पिंजरापोल से लेकर जवाहर सर्कल है और जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर होगी और ये पूर्णतः अंडरग्राउंड भूमिगत कॉरिडोर होगा। और इस 3 किलोमीटर का अंडरग्राउंड करीब इस पर 1160 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। तो खर्च वर्ष तो ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक। पहला फेज़ बात करेंगे तो प्रहलादपुर से पहला खंड, फेज़ तो दूसरा है लेकिन पहले खंड प्रहलादपुर से पिंजरापोल तक और दूसरा पिंजरापोल से लेकर के आपके जवाहर सर्किल तक है। वहीं बात करते हैं यात्री की सुगमता हेतु जयपुर मेट्रो के फेज 1 रूट में आंशिक बदलाव कर किस स्थान पर एक नया इंटरचेंज हब स्टेशन निर्मित किया जा रहा है, जिससे यहां संचालित ट्रेनों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। तो यह आएगा आपकी खासाकोटी चौराहा मेट्रो स्टेशन। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, खासाकोटी नए इंटरचेंज स्टेशन विकसित होने से वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच चल रही मेट्रो आपस में बेहद सुलभता से जुड़ जाएंगी। और यहाँ जो ट्रेनों की संख्या 11 से बढ़कर 12 की जा रही है और यात्री सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन परिसर में 150 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाओ, गजब का क्वेश्चन है। 32 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान को यमुना नदी के पानी का हक दिलाने वाले यमुना जल प्रोजेक्ट, एक तो ये यमुना जल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और हरियाणा के मध्य, पूछ सकते हैं कि यमुना जल प्रोजेक्ट किन किन दो के मध्य हुआ है? तो राजस्थान हरियाणा के मध्य क्या नाम है? यमुना जल प्रोजेक्ट। ठीक है, के मध्य किस ऐतिहासिक तिथि को नई दिल्ली में अंतिम समझौता या बोले तो हस्ताक्षर होने वाले हैं MOU? तो ये आपकी 29 जून को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको 29 जून आपको याद रखना है। ठीक है, वही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ खास है क्या? हाँ, अंतर्राज्यीय जल विवाद वर्ष 1994 से लंबित चल रहा था, इसका अब स्थायी निस्तारण होने जा रहा है। हाँ, तो राजस्थान और हरियाणा के बीच विवाद जो 1994 से लंबित था,
लेकिन अभी होने वाला है, उसमें लिख भी रहा है, तो को सुनो ध्यान से। 29 जून को देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली में अंतिम MOU होगा। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि ये आखिर जो विवाद है इसका निपटारा हो जाएगा, और 29 जून को ये प्रोग्राम होने वाला है नई दिल्ली में। आपके केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी और आप गृह मंत्री और आपके जो केंद्रीय जल मंत्री हैं श्री CR पाटिल जी, ये वहाँ पर उपस्थित होंगे, और अपने यहाँ के CM साहब भजनलाल जी और वहाँ के नायब सिंह सैनी, ये आपके हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वहाँ पर उपस्थित होंगे 29 जून। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक यमुना जल प्रोजेक्ट के तहत शेखावटी अंचल को पानी पहुंचाने के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन तथा कुल बजटीय प्रावधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें तो कितना है, इसमें लग रहा है मुझे 33 के आसपास है शायद। हाँ, तो 33,379 और 302 किलोमीटर लंबी। तो करोड़ बजट का तो पता नहीं, लेकिन अगर पाइपलाइन की लंबाई वगैरह आप याद रखो तो 302 किलोमीटर हल्का सा आप याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर बजट भी वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा लगे तो 33,000 करोड़ इतना याद रखो, बस 33,000 है। इसमें देखो कुछ और है क्या। हाँ, इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 33,000 के आसपास है, करोड़ के आसपास, और जिसमें 3,900 करोड़ केवल भूमि अधिग्रहण पर व्यय किए जाएंगे। हरियाणा से शेखावटी के 3 प्रमुख जिलों चूरू, सीकर और झुंझुनू के गाँव कस्बों तक 577 मिलियन क्यूबिक मीटर यमुना जल लाने के लिए रेलवे ट्रैक के समानांतर 302 किलोमीटर विशाल का पाइपलाइन का संजाल या जाल बिछाया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से जिले अपने लाभान्वित होंगे इससे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे चूरू, सीकर और आपके झुंझुनू। ठीक है, और पानी की अगर बात करी जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 577 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, जल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अपन अगला कि राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज, इसमें आएगा आपके पंचायती राज द्वारा विधायक, इसमें आएगा, एक सेकंड रुको, इसको एक सेकंड। हाँ, ठीक है, बाहर का शोर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। चलो, तो MLA लेड से रिलेटेड उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पूछे ही पढ़ते हैं। तो पहले तो समिति कौन सी है, MLA लेड से रिलेटेड जो भी कुछ नियम आए हैं बदलाव करें, तो समिति कौन सी है, तो सावंत प्रशासनिक समिति है आपकी। ठीक है, और नियम में कितने, तो 6 बड़े संशोधन करके गाइडलाइन जारी करी, तो 6 बड़े संशोधन हुए इसमें, और सावंत प्रशासनिक आपकी समिति है। अब बात करते हैं आगे कि ये हो गया पुरानी जो इन्होंने गाइडलाइन जारी करी है। ठीक है, MLA लेड विधायक निधि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास MLA लेड की संशोधित नई गाइडलाइन के प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब जो 6 गाइडलाइन से रिलेटेड जो पॉइंट थे उनमें से इन्होंने एक पॉइंट पूछ लिया है, तो एक नहीं पूछा उन्होंने, बहुत सारे दे दिए। देखो ये सारे, तो 4 दे दिए कम से कम। तो सालाना मिलने वाली 5 करोड़ की राशि का उपयोग न होने पर वह अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, बल्कि लैप्स या फिर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लैप्स या फिर समाप्त हो जाएगी। तो हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये, इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप एक साल में ही उस चीज़ को यूज करो। भाई आपने अगर उस राशि को एक साल के लिए लागू करा है बजट को, तो उसको एक साल में यूज करो। जनता की भलाई के लिए जो भी आप काम करना चाह रहे हो करो उन कामों को, उसको रखने से क्या फ़ायदा। इसलिए, और माननीय विधायक अब बिना किसी पूर्व लिखित मांग के भी सीधे ही किन्हीं भी विकास कार्यों की अनुशंसा कर, नहीं, ये गलत है। अब उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के वो काम कर ही नहीं सकते। कार्यों को कराने वाली कार्यकारी एजेंसी का चयन अब विधायक ना करके जिला कलेक्टर या जिला परिषद CEO करेंगे। हाँ, इससे आपकी पारदर्शिता आएगी सिस्टम में, समझ रहे हो। तो भ्रष्टाचारी कम होगी इसमें, भ्रष्टाचार, घूसखोरी जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं कम होंगी, और एक थोड़ी सी सिस्टम पर लगाम लगी जाएगी। तो ये सही है स्टेटमेंट। हाँ, अब जो एजेंसी है उसका जो चयन है विधायक ना करके अपने जिला कलेक्टर पर जिला परिषद के CEO करेंगे। अब बात करेंगे कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति से लेकर का, हालांकि मैंने बता दिया गलत ऑप्शन यही था आपका B नंबर का, मान्य विधायक बिना किसी पूर्व लिखित नहीं, अब अनुमति तो लेनी पड़ेगी। तो मैं तो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ इसके। चलो, अब वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति लेकर कार्य की भौतिक प्रगति को आधिकारिक पोर्टल पर लाइव अपडेट किया जाएगा। हाँ, ये सही है। चलो, अब इसके स्टेटमेंट आप देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, साथ ही संबंधित विभाग के पहले उस कार्य की फिजिबिलिटी यानी व्यवहार्यता की जाँच करेगा कि वह नियमों के अनुकूल है या नहीं। लिखित मांग प्राप्त होने पर विधायक महोदय कार्य की अनुशंसा कर पाएंगे। तो महोदय जो है अपने विधायक जी, उन्हें आप लिखित कार्य जो भी कार्य होगा उसकी लिखित अनुशंसा या फिर अनुमति मिलने के बाद वो काम कर पाएंगे। और साथ ही संबंधित विभाग है उस कार्य की फिजिबिलिटी देखेगा कि विधायक जी जिस कार्य को करने के लिए बोल रहे हैं ना कि मैं ये काम करूँगा अपने क्षेत्र में, ये करूँगा, तो वो जो विभाग है वो उस चीज़ की जाँच करेगा कि क्या वास्तव में विधायक जी जो बोल रहे हैं वो उसको काम करने से फ़ायदा है या कुछ है, जनता को फ़ायदा हो भी रहा है या ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उसकी पूरी जाँच होगी एक तरह से। ठीक है, तब जाके ये कुछ ना कुछ
उनके हस्ताक्षर वगैरह करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है सिस्टम में। आ जाओ खतरनाक क्वेश्चन, रक्त से संबंधित थैलीसीमिया माइनर, किसने पूछा थैलीसीमिया किससे संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है। एक मतलब बीमारी होती है अनुवांशिक, ठीक है। तो गंभीर अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए आपके। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,849 मीटर, 8,849, ठीक है। पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी है, मतलब ऐसी कंडीशन रखने वाली विश्व की पहली महिला, बाकी चढ़ने वाले तो और भी हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन रखने वाली विश्व की पहली महिला कौन है, तो आपकी नीलिमा अरोड़ा है, जो कि जयपुर राजस्थान से है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कुछ। हाँ, मूल रूप से जयपुर की रहने वाली और वर्तमान में कैलिफोर्निया यूएसए में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत नीलिमा अरोड़ा ने यह अद्भुत कीर्तिमान रचा है। 2 बच्चों की मां नीलिमा ने घुटने की मेजर सर्जरी के महज 2.5 साल बाद ये पर्वतारोहण का कार्य शुरू किया है, और 50 दिवसीय एवरेस्ट अभियान के दौरान वे 3 बार हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी भरना, एक बीमारी है, जैसी जानलेवा स्थिति का शिकार हुई, और फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इतिहास रच दिया। तो 50 दिवसीय एवरेस्ट अभियान, वैसे नॉर्मल आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है, नीलिमा अरोड़ा, और कहाँ की है, आपके जयपुर की, ठीक है। और अभी रहती कहाँ वर्तमान में, कैलिफोर्निया से संबंधित है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, बहुत है इतना, बाकी नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी के सुहल शहर में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में पिंक सिटी जयपुर की किस उभरती हुई निशानेबाज ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। वैसे परसों अपन ने कल ही पढ़ा था शायद, ये अपनी माननी कौशिक का, आज दूसरा आ गया अपने पास। तो आज आपका इनमें जो है ये बता रहे हैं ISSF में वर्ल्ड पिंक सिटी की उभरती हुई निशानेबाज ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है जर्मनी में। तो ये आप कहेंगे पूर्वी प्रताप कछावा, ठीक है, आप कहेंगे आप पूर्वी प्रताप कछावा, तो इसमें आपके आंसर आ जाएंगे पूर्वी प्रताप कछावा। तो ये जर्मनी में जो ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता है उसमें, जबकि उनके तो यहाँ पे जो राज्य स्तर की हो रही थी उसमें माननीय कौशिक ने जो स्वर्ण पदक जीते थे, जयपुर वाली में, जो जयपुर यहाँ पे जो राज्य स्तर की जो हो रही है 24वें नंबर की उसमें, ये और ये वाली तो अलग है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज मत होना। चलो अब हम आगे चलते हैं, आपके ये उनको थोड़ी सी, हाँ, जयपुर की स्टार निशानेबाजी पूर्वी प्रताप कछावा ने जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। विशेष तथ्य यह भी है कि पूर्वी प्रताप इस स्पर्धा में वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं और जयपुर की गुरुकुल स्पोर्ट्स शूटिंग अकादमी में कोच सचिन सिंह शेखावत से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि भाई राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं वो, ठीक है। और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में, तो भी थोड़ा सा याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जगतपुरा राजकीय शूटिंग रेंज में आयोजित 24वीं राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में किस डेफ खिलाड़ी ने सामान्य वर्ग में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा था, इस वाली चैंपियनशिप में माननीय कौशिक ने जीता था। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो 4 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो आपके चिरांश चौमिया भाई ने, ठीक है, तो आपके चिरांश चौमिया जी ने जीते हैं। जयपुर के मूक बधिर शूटर चिरांश चौमिया ने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल प्रोन डेफ श्रेणी और 50 मीटर पोजीशन डेफ श्रेणी में उन्होंने, और 10 मीटर राइफल डेफ, और सबसे बड़ी बात 4 जूनियर वर्ग की सामान्य नॉर्मल कैटेगरी में भी उन्होंने स्वर्ण पद जीतकर कुल 4 गोल्ड मेडल अपने नाम की, बहुत खतरनाक चीज़ है 4 गोल्ड मेडल जीतना। माननीय कौशिक ने कल इसी में 2 जीते थे, लेकिन इन्होंने आज 4 जीत लिए, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका, चिरांश चौमिया, ठीक है, तो चिरांश चौमिया जी हैं, और उन्होंने एक तो राइफल प्रोन डेफ पोजीशन वाला, एक राइफल आ जाएगा आपके राइफल डेफ, और एक आपके जूनियर वर्ग की सामान्य वाली कैटेगरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 24वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप के पैरा इवेंट्स SH1 कैटेगरी में 3 स्वर्ण पदकों की स्वर्णिम हैट्रिक लगाने वाले गौतम पारीक का संबंध किस जिले से है। इन्होंने स्वर्ण पदकों की तो लाइन लगा दी भाई,
तो इनका संबंध है जयपुर ज़िले से, ठीक है। किनका? गौतम पारीक का, आपको याद रखना है। तो जयपुर के पैराशूटर गौतम पारीक ने SH1 इवेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ जूनियर और 50 मीटर की फ्री पिस्टल मिश्रित सीनियर वर्ग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। इसी प्रतियोगिता में सीकर जिले के निशानेबाज आनंद चारण ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और 10 मीटर महिला एयर आनंद चारण ने भी बहुत अच्छे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर महिला एयर पिस्टल यूथ और जूनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम करे। तो आनंद चारण इन्होंने भी महिला एयर पिस्टल में, तो ये जो भी हैं इन्होंने महिला पिस्टल एयर पिस्टल में इन्होंने यूथ और जूनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने भी हासिल करें, ठीक है। तो आपको ये हल्का हल्का सा नाम याद रखने हैं इनके, क्योंकि उन्होंने लगातार सबने स्वर्ण पदक खतरनाक तरीके से जीते हैं। चलो अब बात करते हैं आगे। चिकित्सा और तकनीकी के समन्वय से राजस्थान का पहला सफल रोबोटिक ABO इनकम्पेटिबल विपरीत रक्त समूह वाले मरीज और डोनर जो भी हैं किडनी ट्रांसप्लांट किस चिकित्सालय में संपन्न हुआ? जिनके विपरीत रक्त समूह होते हैं और जिन मरीज और डोनर के लिए, तो वो वाला सिस्टम क्या सक्सेस हुआ? तो यहाँ पर वहाँ आपकी CK बिरला हॉस्पिटल RBH जयपुर, ठीक है। बहुत तगड़ी बात है। तो बस इतना ही बहुत है कि यहाँ के CK बिरला में हुआ है, याद रखना। और तो क्या, चलो आगे चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े कॉन्टिनेंटल न्यूरोसर्जिकल सर्जिकल संगठन जो AASNS एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने वाले देश के प्रथम न्यूरोसर्जन कौन बने हैं? तो भैया जी कौन बने हैं ये बताइए आप। तो इसमें आंसर आएगा आपके ये BD सिन्हा जी, ठीक है। अपने को भी याद नहीं था, अपन भी भूल गए थे इनको भी, ठीक है। जिस तरीके से आप पढ़ते हो रोज़, तो इसी तरीके से हमें भी रोज़ ही पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आएगा आपके डॉक्टर BD सिन्हा जी। एक बार फिर वापस में बता देता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े जो कॉन्टिनेंटल न्यूरोसर्जिकल, तो न्यूरोसर्जिकल से रिलेटेड है ये AASNS, इसका मतलब एशियन हो जाएगा और अपनी ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन। तो उनके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने वाले प्रथम न्यूरोसर्जन भारत के कौन है? तो BD सिन्हा जयपुर वाले, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। और भारत के इतिहास के पहले न्यूरोसर्जन है, ये आपको उसमें बता दिया मैंने, ठीक है। और पूर्व में SMS मेडिकल कॉलेज है, इसमें न्यूरोसर्जरी विभाग में, हाँ। तो जो सिन्हा जी की अगर हम बात करें BD सिन्हा जी की, तो ये SMS से जो अपना कॉलेज है इसमें न्यूरोसर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष और आपके प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि रोज़ की जो हम वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स की, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और फिर जब मंथली जब कंपाइलेशन होता है ना चीज़ों का, तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो फिर उन्हीं से डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए रोज़ का करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्योंकि रोज़ पढ़ेंगे तो बोझ भी नहीं लगता वो चीज़ें, बाकी तो फिर इकट्ठा हो जाता है तो फिर मज़ा भी नहीं आता और फिर याद भी नहीं होती चीज़ें। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों संबंधी को तुम विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। क्या अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है कला के क्षेत्र में? हाँ एकदम सही है। पता कल भी हमने पढ़े थे, हालांकि ये 23 जून को मिले थे, और कल हमने पढ़े भी थे, जैसे R माधवन उनको धुरंधर के लिए मिला था, 1-2 और पढ़ाए थे मैंने आपको। तो टोटल 65 जो इन्होंने सम्मान समारोह में जो 65 क्या दिए ना पद्म विभूषण करके, सारे जो हैं टोटल 65 दिए इन्होंने पुरस्कार एक तरह से। तो वो कल किसी को दिया, आज किसी को दे रहे उस हिसाब से। तो 23 जून को इन्होंने स्टार्ट करे थे, 23-24 को, तो उस हिसाब से तो 65 दे चुके हैं टोटल पूरे। तो अब बात करते हैं अलका याग्निक पद्म भूषण कला के क्षेत्र में दिया है इनको, हाँ सही है। रोहित शर्मा जी को पद्म श्री दिया है क्या खेल के क्षेत्र में? हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है। और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को पद्म विभूषण दिया है, हाँ जी ये भी सही है। तो इसका मतलब आपके सारे ऑप्शन सही हैं, यस बॉस। तो उपयुक्त सही सभी विकल्प आपके सही हैं। रोहित जी को एक बार और याद करें तो रोहित शर्मा को आपको दिया पद्म श्री, अलका याग्निक को पद्म भूषण, और लास्ट में पद्म विभूषण एक अपने न्यायाधीश हैं KT थॉमस उनको दिया। अब आगे चलें तो और इम्पोर्टेंट लिख रखा है इसमें 65 है 65 विशिष्ट विभूतियों को पुरस्कार वितरित किए गए। और ठीक है ये मैंने आपको बताई दिया जो भी है। हाँ एक ये और इनको विभूषण दिया है, हाँ तो वही है ना थॉमस। अच्छा आपने एक तो पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस है और प्लस एक वरिष्ठ पत्रकार और नारायण जी, ठीक है। आ जाओ अगला। हाल ही में स्केटबोर्ड एथलीट चार्ड कारूसो ने महज 39 दिनों में स्केटबोर्ड के सहारे संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे प्रतिदिन औसत कितना मील सफ़र किया करते थे? तो इसमें आएगा आपके शायद 55 के आसपास है, सॉरी 72 है,
हाँ तो देखो मुझे भी याद नहीं है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत इसमें ये है, मतलब जो क्वेश्चन याद करना है इसमें मेन चीज़ ये है, आपको नाम याद होना चाहिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे तो थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। 39 दिनों में ये भी कोई वो नहीं है कि मैथ, ठीक है। पूछ सकते हैं कि जो महाद्वीप है अमेरिका महाद्वीप, उसके चारों चक्कर लगाने वाले जो आदमी हैं आर पार के छोर, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम एथलीट चार्ड कारूसो है। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। और इन्होंने जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, दूरी याद रखें 72 मील, लेकिन मुझे नहीं लगता याद हो पाएगी इसलिए। और अमेरिकी के हैं तुम्हारे, अमेरिका के स्केट बोर्ड रनर चार्ड कारूसो, ठीक है। तो स्केट बोर्ड रनर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नाम याद रख लो एक बार, चार्ड कारूसो कहाँ के? अमेरिका के, बहुत है इतना। चलो आगे चलते हैं। ये आ गया एकदम तगड़ा क्वेश्चन, जो बोलते हैं ना कि हाँ गजब का क्वेश्चन। आ जाओ। भुवनेश्वर में आयोजित जो आपके पता है, वैसे ओडिशा जो लिख रहा है ना यहाँ पे, अब इसको ओडिया कर दिया गया है। ओडिशा को ओडिया, ये भी आपको याद रखना है। ओडिशा को ओडिया कर दिया गया है, कल ही बताया था शायद मैंने आपको। मैं आयोजित आपकी जो इंटरनेशनल और जो चाहिए कि आपके इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित करते हाँ स्थापित करते हुए आगामी एशियन गेम्स का जो टिकट पक्का करने वाले एथलीट आपके देव मीणा है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना पड़ेगा कि देव मीणा का संबंध किससे है। तो मुझे लगता है शायद दौड़ से है क्या? नहीं, सॉरी, पोल वोल्ट से है इनका। तो देव मीणा जी को आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार इसको भूल रहे हैं अपन। भुवनेश्वर में ओडिशा में आयोजित नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स, ये कल भी अपन ने पढ़े थे शायद, ठीक है। आज भी इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके नाम हैं, तो जितना हो सके उतना याद रख लो, सारे याद रखने की जरूरत है नहीं। देव मीणा का संबंध किससे है? तो पोल वोल्ट, जो कि बांस कूद होती है एक तरह से, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। और उसके आगे हम बात करते हैं अगर कि यहाँ पर एक और भी खिलाड़ी हैं जिनके नाम अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पाएंगे। एक तो आपकी ज्योति यारा जी हैं, जिन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण जीता है। एक आपके अनुष्का यादव है, जिन्होंने हैमर थ्रो में जीता है। एक आपके मोहम्मद अफजल हैं, जिन्होंने 800 मीटर की रनिंग रेस में बेहतरीन प्रदर्शन करा है। और अभी सारे लोग पता है एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो गए, तो एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो इनके नाम याद रख सकते हैं आपके, जैसे अनुष्का यादव जी हैं, ठीक है, हैमर थ्रो करेंगे। ज्योति यारा जी हैं, वो कि आपको दौड़ेंगे, ठीक है। एक आपके मोहम्मद अफसल है, जो कि 800 मीटर की रनिंग, तो मतलब रनिंग करते हैं एक तरह से। एक आपके देव मीणा भाई हैं, जो कि आपके क्या करेंगे, पोल वॉल्ट इवेंट है वो वाला, ठीक है। तो ये सारे एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाली इंडिया ए और श्रीलंका ए के मध्य 2 अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की महत्वपूर्ण सीरीज हेतु भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ये भी ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्रुव जुरेल को, जो कि कहाँ से रिलेट करते हैं आपके? राजस्थान से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो श्रीलंका के गोल इंटरनेशनल स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है? गोल, ठीक है, गोल बोलो या गैले, जो भी है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पर आयोजित की जाएगी इंडिया ए और श्रीलंका ए। ध्रुव जुरेल, जो कि अपनी टीम के कप्तान है फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। चलो, और एक आपके इसमें दे रखा है कि रणजी ट्रॉफी सीजन के नंबर 1 तेज गेंदबाज कौन है? आकिब नबी। उनके जो प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की विशेष, ठीक है। और जिन्होंने हालिया सत्र में अपनी घातक गेंदबाजी से बदौलत 60 विकेट चटकाए। तो एक पूछ सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी सीजन नंबर 1 तेज गेंदबाज आकिब नबी, ठीक है। इतने कोई है नहीं, याद रखें तो रख लेना, बाकी वो आप याद रखना। ध्रुव के नाम है उनका, ध्रुव जुरेल जी, राजस्थान से, ठीक है। चलो अब बात करेंगे कि लेह लद्दाख में बौद्ध धर्म के संस्थापक व 8वीं शताब्दी के महान बौद्ध संत गुरु पद्म संभव की पावन जयंती को समर्पित लगभग 400 वर्ष पुराना कौन सा सुप्रसिद्ध 2 दिवसीय सांस्कृतिक, तो 400 वर्ष पुराना आपका कौन सा सुप्रसिद्ध 2 दिवसीय सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव प्रारंभ हुआ है? ये बताइए, तो कौन सा है बताओ? तो मुझे लगता है यही है, हेमिस गोम्पा उत्सव, ठीक है। और कहाँ का आपका? लेह लद्दाख का है, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उनके गुरु पद्म संभव है, उनकी पावन जयंती के अवसर पर। और 400 वर्ष पुराना सांस्कृतिक आपका उत्सव है, ये बहुत ही अच्छा उत्सव है। इसका मैंने फ़ोटो भी देखा था, बहुत ही लोग बाग मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, एक नेचुरल जो होती है ना चीज़ें, वो अलग ही दिख रही थी उसमें। और हमारी जो संस्कृति है भारत की, बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छी है। हर राज्य की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावे हैं, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हर जगह का पहनावा देखो, बोली देखो, बहुत अच्छी है। एक्सप्लोर करते हैं जब भी पता चलता है चीज़ों का, जाना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं आपसे कि यहाँ थोड़ी सी हेमिस उत्सव के बारे में बात करेंगे कि 17वीं शताब्दी से लगातार मनाया जा रहा है हेमिस उत्सव बौद्ध संस्कृति का बहुत ही अनूठा उदाहरण है। और इस उत्सव का मुख्य आकर्षण लामा भिक्षुओं द्वारा जो ना रंग बिरंगे पारंपरिक मुखौटे पहनकर, वो बता तो रहा था ना आपको, लामा भिक्षुओं द्वारा रंग बिरंगे पारंपरिक मुखौटे पहनकर किया जाने वाला आध्यात्मिक छम नृत्य। आप सोचो मुखौटे वगैरह पहन रखे हैं और नृत्य वगैरह करो तो अलग ही सीन बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो भी नेचुरल चीज़ है उसमें, तो नेचुरलिटी की तो फिर आप समझ जाओ कि बहुत ही, और गाँव में मनाते हैं उस चीज़ को, अपने धार्मिक स्थलों पर उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो वो अलग ही माहौल लगता है। मतलब तो नेचर जो कहते हैं ना, नेचर, वो यही वही नेचर दिखता है यहाँ पे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। और उत्सव के दौरान गुरु पद्म संभव की 2 मंजिला विशालकाय रेशमी थंका पेंटिंग को केवल प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में एक बार ही आम जनमानस के दर्शनार्थ प्रदर्शित किया जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती होगी कि आखिर 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष में अगर एक बार कोई चीज़ हो रही है तो उसको देखने के लिए भी जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ेगी वो भी अलग सिस्टम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें बाद में बात करेंगे इस चीज़ पे। तो हाँ, नृत्य याद रखना, छम नृत्य अगर याद करा जाए। और इनमें जो अभी बताया था हमने, हेमिस उत्सव है लेह लद्दाख, ठीक है, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुरु पद्म संभव जो कि हमने बताया था, ठीक है। और चलो आगे अब बात करते हैं मुख्यमंत्री, राजस्थान में आ जाओ वापस, लेह लद्दाख को छोड़कर राजस्थान में आते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया बालाजी मंदिर, संगीजी जैन मंदिर सहित कुल 115 धार्मिक स्थलों के भव्य जीर्णोद्धार व कायाकल्प हेतु कितने बजटीय विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। तो ये बजट वाले तो क्वेश्चन का मतलब ऐसा तो कुछ याद नहीं रख सकते ना कि हर चीज़ का क्या बजट, लेकिन फिर भी याद रखो तो 50 करोड़ का बजट लागू करा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको ये चीज़, ये पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए। जैसे मैं बताऊँ क्या है इसमें मेन चीज़, ये देखो यहाँ विरासत लिख रखी है, राज्य सरकार विकास भी विरासत भी के मूल संकल्प के साथ। अब ये जो है ना, विकास भी विरासत भी, तो ये थोड़ा सा आपको याद रख सकते हो, ठीक है। ये स्लोगन जो नए नए होते हैं आपको याद रखने चाहिए कि मूल संकल्प के साथ सांगानेर के 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। इसके साथ ही राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर जो चल रहे हैं, आपको पता है ग्राम में चल रहे हैं और शहरों में भी चल रहे हैं, ठीक है, के जनता के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। उदाहरण स्वरूप जोधपुर की बस्तवा माताजी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत एक पशु पालक को 2 दुधारू गायों का मौके पर ही 30,000 और 36,000 का ऑन स्पॉट लाइव पशु बीमा किया गया। तो ये इन शिविरों के फायदे हैं। और बाकी विकास भी विरासत भी, उसके थ्रू सांगानेर के 115 जो मंदिर हैं उनके लिए 50 करोड़ का बजट सरकार ने जारी करा है। तो आज के करंट अफेयर्स आपके होते हैं समाप्त। तो अच्छे से पढ़ो, समझ के बढ़िया ढंग से पढ़ो, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो और पढ़ते रहो, मौज में रहो।